गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको रासायनिक बलगतिकी का मैंने अभी आपको पढ़ाया था, दर और कोटि समझाई थी। आज मैं उसी यूनिट में अभिक्रिया की आणविकता तथा संगठित सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी समझा रही हूँ। तो पहले समझ लीजिए अभिक्रिया की आणविकता। हमने कोटि पढ़ाई। कोटि में हमने ये समझाया था कि जो आपका रिएक्शन दिखती है, ज़रूरी नहीं कि उसमें जितने आपके अणु पार्टिसिपेट कर रहे हों वो सारे के सारे दर को प्रभावित कर रहे हों। तो वो दर जिसको प्रभावित करती थी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाता था। परंतु जब हम रिएक्शन को जो देख रहे हैं, जैसे N2+3 2NH3 था, तो इसमें डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या है, N2 यानी कि 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के यानी कि 4 मॉलिक्युलरिटी है। तो इसमें आपको इसको आप कैसे कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी कि जो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है उससे हम कोटि तो नहीं ज्ञात कर सकते पर मॉलिक्युलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपका ये एक आणुक है NH4N2 N2H2 में, ये एक आणुक है यानी एक उसमें हुआ। ये आपका द्वि आणुक है और ये आपका 3 आणुक है। और ऐसे ही जैसे मैंने N2+3H2 गिव्स 2NH3, वो आपका 4 आणुक है। तो ये आपकी रिएक्शन होती हैं। जटिल अभिक्रियाओं की आणुकता आप ये इस तरह से दे रखा है। कुछ हम ऐसे भी होता है कि हम उसको देखते हैं, जैसे आपका ये आपका दे रखा है। तो देखिए, जैसे आपका जटिल अभिक्रिया में वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें 3 से अधिक स्पीशीज यानी अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया पंच अणुक प्रतीत होती है, ये 5 प्रतीत हो रही है और इसकी कोटि भी पंच प्रतीत होती है, परंतु वास्तविक में यह एक द्वितीय कोटि यानी द्वि कोटि वाली और की द्वि आणुक अभिक्रिया है। क्या है? द्वि आणुक। तो कोटि भी आपकी 3 के बाद चेंज हो जाती है। तो ऐसे कैसा होता है, तो इसको समझिए। इसकी व्याख्या अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर की जा सकता है। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में प्रत्येक पद की संभावित प्रारंभिक पद होता है जिसमें 1, 2 या कभी कभी 3, क्योंकि एक साथ आप समझिए 4 या 5 कैसे टक्कर करेंगे एक साथ, तो मॉलिक्युलरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वही चीज़ है, तो उसके भी हमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेप्स देखने पड़ते हैं। तो प्रारंभिक पद को प्रारंभिक अभिक्रिया भी कहते हैं तथा जटिल अभिक्रियाओं में प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आणविकता भी कभी कभी जो हमें दिख रही है ज़रूरी नहीं वैसा ही हो। तो देखिए, अभी अब जो हमने रिएक्शन ये आपको बताई, 4HBr प्लस ऑक्सीजन गिव्स ब्रोमीन एंड जल। तो ये HBr प्लस ऑक्सीजन गिव्स HOOBr। ये क्या है? मंद पद है। HOOBr HBr गिव्स 2HBRO। ये तीव्र है, ये भी तीव्र है। तो प्रथम पद वेग निर्धारक पद है क्योंकि यह सबसे मंद पद है एवं इस पद से क्या होता है, आपका वेग निर्धारित होता है जिससे कि हमारी कोटि पता चल जाती है। ठीक है। ऐसे ही आपकी जटिल के लिए कोटि और आणविकता हमें देखने के लिए पता होना है, पर जनरली आपकी आणविकता वही होती है जो क्या है, बैलेंस रिएक्शन में होती है। तो कोटि और आणविकता में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कोटि क्या है, हमें उसकी रेट ऑफ रिएक्शन से पता करना, उसका रिएक्शन की स्टेप्स से पता करना होता है, जबकि आणविकता क्या होती है, आपकी आणविकता जनरली वही होती है जो उसकी संतुलित होती है। तो देखिए, आपको मैंने इसमें देखिए आपको दिख रहा है क्लियर कि जो ये है आपका, इसमें आपका द्वि आणुक कैसे है, क्योंकि द्वि आणुक इस तरह से है कि प्रथम पद वेग निर्धारक पद है जिसके अंदर मंद जो कि आपका कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कोटि भी 2 है और तीनों पद द्वि आणुक है। देखिए, तीनों पद में द्वि आणुक है, इसलिए इसकी आणविकता भी क्या है, 2 है। तो हम आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बता ही चुके हैं। अब हम आपको समझाते हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता कैसे। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, पिछली बार अभी बताया था जब उस वीडियो में, कि ताप बढ़ाने पर क्या होता है, गुणांक बढ़ जाता है। जो ताप गुणांक जब आपका 10 डिग्री बढ़ा दिया तो उससे क्या होता है, जो रिएक्शन है वो लगभग 2 गुनी हो जाती है। वो लगभग 2 गुनी होने का कारण क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ने का कारण क्या होता है, दर बढ़ने का कारण क्या होता है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो जो आपके रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं, जो रिएक्टेंट्स के जो अणु हैं, उनका क्या हो गया, उनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा हो गई, उनको अधिक ऊर्जा मिल गई। अधिक ऊर्जा मिलने के कारण क्या होगा, जो वो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनका क्या होता है, आपका ताप परिवर्तन में अभिक्रिया वेग में परिवर्तन कैसे आया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी जिनको जरूरत होती है, जो रिएक्टेंट को जरूरत होती है प्रोडक्ट बनने में, वो गतिज ऊर्जा उन्होंने प्राप्त कर ली और क्या हो गई, संख्याएं बढ़ गई। तो यानी ताप बढ़ाने पे क्या हो गया, वो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनके अंदर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, ये ताप था, ये आपका बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया, आपका
ये ग्राफ जो है ये एरिया ज़्यादा आ गया, यानी कि ज़्यादा अणुओं में टक्कर ज़्यादा हुई उन अणुओं में, क्योंकि उनकी क्या हो गई, एनर्जी बढ़ गई, उनमें ऊर्जा ज़्यादा आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी पहुंच गई। तो वो है आपका ताप बढ़ाने का असर। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि कैटलिस्ट बढ़ाने का असर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या हुआ था कि आपका कोलिजन जो होता है वो क्या हो जाता है, जब आपने उत्प्रेरक लगाया तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होती है, क्रिया दर बढ़ जाती है। ऐसे ही आपका एक और है, देखिए ये इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत क्या है, जो टक्करें होती हैं किसमें, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में। ज़रूरी नहीं है कि सारी टक्करें जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स में बदल जाएं। वो टक्कर जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसको पार करने के बाद ही प्रोडक्ट बनता है, तो वो उस एनर्जी को पार करने के बाद जो टक्करें जो हैं, जो यहाँ पे पार हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो सारी टक्करें आपकी प्रोडक्ट में नहीं बदलती। तो वो टक्करें जो आपकी क्या होती हैं, जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी को, देखिए आपको दे भी रखा है, ये देखिए आपको पढ़ी समझिए। दो अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वे टकराते हैं। नेचुरल सी बात है, टकराएंगे तभी तो रिएक्शन करेंगे। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती हैं, इनमें से केवल कुछ टक्करें ही प्रभावी होती हैं। इन्हें प्रभावी यानी इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। इन प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद निर्मित होता है। प्रभावी संगठन के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा का होना आवश्यक है। उनके पास उतनी मात्रा होनी चाहिए। इस न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी उनके पास होगी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, तभी तो वो सक्रिय ऊर्जा को कर पाएंगे। देखिए अभिकारक के अणुओं में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय कर थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उस अणु की या अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सक्रिय ऊर्जा इज इक्वल टू कौन सी, जो यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा। इसको अच्छे से समझिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी यानी उसके अंदर जो एनर्जी है अणुओं के बीच में एनर्जी, माइनस अणुओं की टक्कर से पूर्व निहित ऊर्जा यानी उससे जो पहले ऊर्जा है, जो उनके अणुओं के बीच में ऊर्जा है। और जब आपने रिएक्शंस कराई तो भाई अणुओं में ऊर्जा है, टक्करों से पहले खुद कुछ ना कुछ उनकी अपनी ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जा। और थ्रेशहोल्ड एनर्जी यानी वो एनर्जी जब टक्करों को जहाँ पे आपको किस में बदलना है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाना है, तो वो आपकी चीज़ है। अणुओं की सक्रिय ऊर्जा उनकी टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभिक्रिया का वेग प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर सेकेंड पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका दे रखा है। संगतवाद में अभिक्रिया की बल गतिकी को अणुओं की गतिज सिद्धांत यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये सब आप है। तो यानी क्या क्या, अभिकारकों के अणुओं के मध्य टक्कर, अणुओं की सक्रिय टक्कर के समय उनका अभिविन्यास, यानी अभिविन्यास कैसा है, अभिविन्यास ऐसा है कि नहीं कि वो लोग प्रोडक्ट में चेंज होंगे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसी के आधार पर आपका रिएक्शन की दर हो रही है, कितना दर है, ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो वो प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं कि प्रभावी संगठन जो टक्कर हुई है वो कितनी इफेक्टिव है। वो है एक आपकी ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर, अगर ज़्यादा होगा तो टक्कर कम हो पाएगी क्योंकि वो उसे पार नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम होना चाहिए। फिर है आपका अभिविन्यास का विरोध, अवरोध यानी ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो टक्कर हो रही है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अगर ओरिएंटेशन ऐसा हुआ कि वो नहीं चेंज हो रहा तो नहीं हो पाएगा। देखिए जैसे एक्स वाई के बीच में हो रहा है, अगर एक्स एक्स के बीच में हो जाए, वाई वाई के बीच में हो जाए तो कुछ नहीं बनेगा। टक्कर किसके बीच में होनी चाहिए, एक्स वाई के बीच में, यानी अभिकारकों के, अलग अलग अभिकारकों के। अगर एक जैसे अभिकारकों के बीच में टक्कर हो गई तो उत्पाद नहीं बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। फिर अभिक्रिया दर का स्थिरांक व्यंजक या संगठक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपका कुछ इस तरह से है। ये हम लोग आपको जैसे ए प्रोडक्ट में बदला, ए बी प्रोडक्ट में बदला, तो ये वेग हम बता ही चुके हैं ये आपका किस तरह से कर रहा है। ये स्क्वायर हो रहा है, ये इसमें ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका निकालने पे जब हमने ये निकाला टक्कर का, तो ये आपका दे रखा है कि देखिए समझिएगा बात को, ए की टक्कर हुई, ये आ रहा है, ये आपका ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये आपका बन रहा है। अब हमने ए बी को जब जोड़ा, पता चला ए में टक्कर हो गई, तो ये आपका किस तरह से बनेंगे, क्या बनेंगे, तो वो ये, यदि ए व बी प्रत्येक की सांद्रता का 1 मोल प्रति लीटर हो तो ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, के। तो इसके अनुसार देखिए अभिक्रिया का वेग प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या गुणा प्रभावी टक्करों का अंश। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, अभिक्रिया का वेग प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में प्रति लीटर, 1 लीटर में टकराने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, गुणा
कितने प्रभावी टक्कर हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका दे रखा है, वेग दे रखा है, ये जो उन्होंने पी से डिनोट करा है, ये आपका z इंटू क्यू दे रखा है। यहाँ z क्या है, z इज इक्वल टू अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठनों की संख्या अर्थात संगठक आवृत्ति तथा जो उन्होंने क्यू दिया है कुल अणुओं का वह भाग, जो सारे अणु हैं उसका वह भाग जो सक्रिय होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का मैक्सवेल बोल्ट्जमान के आणविक वेगों के विवरण के नियम के अनुसार इन अणुओं के क्यू अंश की ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है, जो कि वो चेंज होंगे। तो Q इजिकल टू क्या है, सक्रिय अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। भाई जरूरी थोड़ा ना कि सारे अणुओं की ऊर्जा जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, तो ये वही है एक्टिवेटेड अणु बटे टोटल अणु, Q ये है। ठीक है, तो ये आपका जब निकला तो Q है n स्टार बना दिया अपॉन n कर दिया, जो कि E इजिकल टू पावर लगाया माइनस E है, ये एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R, ये R क्या है, ये कांस्टेंट होता है, T क्या है, परम ताप है। तो ये जब आपको देखेंगे जो लगाएंगे ये आपका, तो ये D क्या है, डिफरेंशियल P अपॉन dt इजिकल टू K, जो कि किसके बराबर है, Z आपका अभी हम पढ़ाई चुके हैं। देखिए ये दिखाया था अभी हमने आपको, Z क्या था अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर जो संगठकों की संख्या थी वो ये थी। तो ये क्या हो गया, K, जो K किसके बराबर हो गया, Z e की पावर माइनस EA अपॉन RT। EA मैं आपको बता ही चुकी हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है स्थिरांक है, और T क्या है परमताप है। तो जब इसके अनुसार जब हमने आपके आगे ये करेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, जब K निकाला तो K निकल के आया P इंटू ZE पावर माइनस EA अपॉन RT। P क्या है, अभिविन्यास अभिविन्यास यानी वो घटक जो कि क्या करेंगे, जो प्रायिका कारक या त्रिविम कारक हैं तथा अणु की ज्योमेट्री से संबंधित हैं। तो K निकल गया P इंटू ZE की पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये सारे हैं आपके। तो आपका इसमें डीमेरिट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, डीमेरिट्स क्या होते हैं या दोष क्या होते हैं, जटिल अणुओं की आणविक ज्योमेट्री से त्रिविम विन्यास की गणना कठिनाई से की जाती है। तो जटिल अणु होते हैं, उनके विन्यास की नेचुरल सी बात है कि वो विन्यास क्या है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। यह सिद्धांत केवल गैसीय अवस्था में ही सही साबित होता है। तो अब ये आपकी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को, ये एब्सोल्यूट रिएक्शन देखो ये दिखाया है आपका कैसे कैसे आपका ये हो रहा है, कैसे कैसे ये उत्पाद में बदल रहा है। फिर आपका ये चीज़ समझा रखी है इन्होंने कि ये आपका किस तरह से जो हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या है, किस तरह से हो रहा है इसका। ये K इजिकल टू RT, ये NH दे रखा है, K स्टार दे रखा है, गैस नियतांक है, परमताप है, ये एवोगैड्रो संख्या है, N आप जानते ही हैं, H प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि आप जानते ही हैं, ये सारी चीज़ फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं। ये K स्टार क्या है, सक्रिय संकर बनाने का साम्य स्थिरांक, ये ऊष्मागतिकी के अनुसार साम्य स्थिरांक K अभी हमने देखा है, ये चीज़ आपकी ये हो गई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू A सक्रिय ऊर्जा, इसको हमने यहाँ रखा K स्टार का मान, ठीक है, समीकरण में रखा। तो K इक्वल टू ये आ गया आपका, जहाँ डेल्टा स्टार क्या है, एंट्रोपी होती है, आप जानते हो एक्टिवेशन की एंट्रोपी, जो आपका ये निकालने पे इस तरह से ये जो हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने पे आपका ये आया, जहाँ ये समीकरण हम सारी बता चुके हैं, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आप समझ लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वैसे तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ, और एक बार और समझ लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, समझिएगा, अतिरिक्त ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो ये देखिए, ये आपका H2 प्लस I2 है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा से कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इनको इतनी ऊर्जा चाहिए, जब ये टक्कर यहाँ पे होगी, इस जगह पे होगी, तब ये जाके उत्पाद में बदलेंगे। तो ये आपकी सक्रिय ऊर्जा का ग्राफ है। और ये आर्हीनियस समीकरण हम आपको समझा देते हैं। आर्हीनियस समीकरण क्या होती है, तो ये जो ऊपर अभी हमने सब पढ़ा है उसके तथ्यों के आधार पर आर्हीनियस ने एक समीकरण दी, तो जिसके नियतांक के लिए कि परम ताप के माध्यम से संबंध जो उन्होंने K को करा है, A E की पावर माइनस EA अपॉन RT। A क्या है यहाँ पे, ठीक है, A है पूर्व चर घातिकांक गुणांकफल, यानी अर्थात आवृत्ति को, ठीक है, आवृत्ति गुणांक। EA एक्टिवेशन एनर्जी जो कि जूल पर मोल होती है। R क्या है, गैस स्थिरांक जो कि आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और T क्या है, परमताप। तो ये आर्हीनियस ने एक रिएक्शन दी, आर्हीनियस कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, इसे ये K आप निकाल सकते हो, ये आपने बता ही चुके हैं हम क्या है, कोफिशिएंट है।
ये सारा इसके लिए इन्होंने दिया है। अभी के लिए इसी वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम आपको बाद में बताएंगे।